तो देखिए बच्चों, सभी को जय हिंद। और आज हम लोग लेके आए हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन और चैप्टर नंबर 1 के आज न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत क्षेत्र और आवेश। तो इसका थ्योरी सब करवाया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे और आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा और न्यूमेरिकल को 2-3 बार जितना हो सके अधिक से अधिक बनाना है इसको, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने से थ्योरी कंप्लीट होता है। तो न्यूमेरिकल का हम लोग करते हैं स्टार्ट, शुरुआत आज से। और यह क्वेश्चन आप लोग के पास अगर किताब भी होगा तो किताब भी सामने रखिएगा आप लोग। और ये क्वेश्चन आ गया हम लोग को सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 1.1 विद्युत क्षेत्र और आवेश का पहला क्वेश्चन। और देखिए यह क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हवा में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। तो यह क्वेश्चन चला गया कहाँ पे, कूलम्स लॉ पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो छोटे आवेशित गोले दिया हुआ है। एक यहाँ पे एक छोटा आवेशित गोला यहाँ पे है फर्स्ट, अब एक सेकंड आवेशित गोला है। फर्स्ट गोला को हम लोग बोल देते हैं ए, सेकंड गोला को बोलते हैं बी। दोनों गोला पे चार्ज दिया हुआ है। फर्स्ट गोला पे चार्ज कितना दिया हुआ है, अर्थात Q1 का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और सेकेंड गोला पे दिया हुआ है Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलम। और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर होता है, केंद्र से केंद्र होता है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर का मान 30 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि उनके बीच कितना बल लगेगा। F बराबर वाट, इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल F बराबर वाट। तो यहाँ पे हम लोग का क्या क्या प्रश्न दे दिया, एक छोटे आवेशित गोला जिसपे चार्ज, सेकेंड में छोटे आवेशित गोला जिसपे चार्ज, और दोनों का बीच का डिस्टेंस। पूछ रहा है कि इसके बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो F बराबर यहाँ से फॉर्मूला हम लोग लागू कर देंगे। हवा में बोल रहा है, एयर में बोल रहा है, तो एयर में फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 r²। तो इसका 1/4πε0 का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹। Q1 का मान कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁷, और Q2 का मान दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷। बीच का डिस्टेंस यानी कि यार 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 30/100। अब इसका स्क्वायर है r², यानी कि 30/100 × 30/100 मीटर में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि k का मान जो यहाँ पर हम लोग रखे हैं 9 × 10⁹, ये मीटर में है, तो ये भी मीटर में होना चाहिए, जबकि दिया हुआ है सेंटीमीटर में। मीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या हम लोग को आता है। तो देखिए क्या रिजल्ट हम लोग का आता है, यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 9 हो गया यहाँ पे, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब इसके आगे हम लोग का ऊपर में क्या बच गया, तो 3 दूनी 6, यानी कि बच गया यहाँ पे 6। और यहाँ पे 2 0 अगर ऊपर चला गया तो 2 0 ऊपर चला गया तो प्लस में जाएगा, और 9 को यहाँ पे है, तो 9 और 2 हो गया कितना, 11। यहाँ पे हो जाएगा 7 7 मिलके यहाँ पे 14। अब यहाँ से F का मान फाइनल कितना आ जाएगा, 6 × और लेस कर देंगे तो 10 के पावर कितना आ जाएगा, -3 न्यूटन। यानी कि दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो 6 × 10 के पावर -3 न्यूटन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग को आ गया। और सेकंड क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ लेना है बनाने के पहले। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर, यानी कि यहाँ पे भी एक गोला है जिसपे चार्ज हम लोग को कितना दिया हुआ है, 0.4 माइक्रोकूलम। वैल्यू आप लोग को मुंह पर होना चाहिए सबका।
जैसे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, वैल्यू इस सब का याद रखिएगा आप लोग। 10 के पावर -3 मिली का, माइक्रो का 10 के पावर -6, नैनो का 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, इसका हो गया -15, इसका हो गया -18। तो वैल्यू इस सब मुंह पर रखना है। तो दिया हुआ है कि 0.4 माइक्रोकुलम आवेश के किसी छोटे गोले पर, मैंने एक छोटा गोला है जिस पे चार्ज दिया है 0.4 माइक्रो। आगे कह रहा है कि किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण हवा में बोल रहा है, किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगता है। अच्छा, इस गोला के कारण उस पर बल जो लगता है वह बल कितना लगता है? 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन लगता है। कह रहा है कि यदि दूसरे गोले पर दूसरा गोला, पानी कि इस गोला पे चार्ज कितना दिया हुआ है? 0.8 माइक्रोकुलम आवेश हो, तो दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, दोनों गोले का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। इसका मतलब कि r बराबर वाट। और फिर पूछ रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, यानी कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, यानी कि सेकेंड में पूछ रहा है F बराबर वाट। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, एक बीच का डिस्टेंस और एक पूछ रहा है फोर्स। तो चलिए हम लोग पहले डिस्टेंस निकालते हैं, ए का सॉल्यूशन करते हैं। तो फार्मूला वही लगाएंगे, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। एफ का मान दिया हुआ है कितना? 0.2। के का मान कितना दिया हुआ है? चाहिए काम और हम लोग कर लेते हैं, आर निकालना है, आर स्क्वायर को उधर लेकर चले जाते हैं। तो के Q1 Q2 बट्टा में क्या हो जाएगा? एफ। चलिए सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखते हैं। के का मान कितना है? 9 × 10 के पावर 9। Q1 का मान देखिए कितना दिया है? 0.4। माइक्रो का वैल्यू रख लेते हैं 10 के पावर -6। Q2 का मान दिया है कितना? 0.8 गुने माइक्रो का वैल्यू 10 के पावर -6। और एफ का मान कितना दिया हुआ है? 0.2। इसको हम लोग हल कर लेते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो इसको अगर हम लोग हल करें तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ये 10 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से काट दो, 2 दूनी 4। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 8 दूनी 16 और 16 44 से 144। इसके बाद हम लोग को क्या हो जाएगा? 10 वाला देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है, तो कटेगा तो बच जाएगा 8 गो, और 6 हो गया 12, और 8 गो प्लस में तो आ जाएगा 10 के पावर -4। ये आया आर स्क्वायर के मान, लेकिन हम लोग को आर का मान निकालना है, स्क्वायर इधर भेज देंगे तो आर बराबर आ जाएगा √144 गुने 10 के पावर -4। इसको अगर हल कर लिया जाए तो 12, 144 को वर्गमूल 12 और 10 के पावर -2 मीटर। ये हम लोग को आ गया आर के मान। लेकिन पूछ रहा था कि एफ का मान क्या होगा, तो एफ का मान क्या होगा? तो एफ का मान जो है सेकंड का सॉल्यूशन हो जाएगा आप लोग का 0.2 ही न्यूटन हो जाएगा। क्यों 0.2 न्यूटन हो जाएगा? क्योंकि कूलम बल क्या कहता है? यह कहता है कि हम न्यूटन के तीसरे गति के नियम का पालन करते हैं, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल। तो इसके द्वारा इस गोला पर बल जो है 0.2 न्यूटन लग रहा था, इस गोला के द्वारा उस पर भी बल 0.2 न्यूटन ही लगेगा, यानी कि सेकेंड का आंसर हो जाएगा 0.2 न्यूटन। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग का सोल्यूशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया हम लोग का 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार जल्दी से पढ़िए और देखिए। कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि, मतलब जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि, जांच करके बताना है कि ke² बट्टा GMEMP विमाहीन है। आगे बोल रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, और यह अनुपात क्या बताता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन हम लोग का 3 क्वेश्चन पूछ दिया। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि यह बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। तो दिखाना है कि यह बीमाहीन राशि। तो ये काम करते हैं कि फर्स्ट हम लोग इसको काम करते हैं, दिखाते हैं कि यह बीमाहीन राशि है, GMEMP, ये दिखाना है कि बीमाहीन राशि है। तो ये काम करते हैं कि बीमाहीन दिखाने के लिए डायमेंशन लेस, पहले हम इस सबको मात्रक रख लेते हैं। तो अगर मात्रक हम इस सबको रखें तो के का मात्रक क्या हम लोग को मिल जाएगा?
यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर उधर चल गया, एफ आर स्क्वायर बटा में क्या हो गया Q1 Q2 बराबर में हो गया के। यहाँ से अगर हम बीमा ही डायरेक्ट अगर निकालते हैं मात्रक ना निकाल के, तो बल का हो गया ml t के पावर -2, आर स्क्वायर का हो गया एल स्क्वायर, दूरी है, चार्ज का हो गया AT, एक और चार्ज है तो हो गया AT। अगर इसको हम लोग सॉल्यूशन करें तो m और l कितना हो गया 3, 2 और 1 3, t ऊपर चल गया तो t के पावर -4, a और m मिलके a स्क्वायर ऊपर चल गया तो a के पावर -2। ये हम लोग को आ गया k का बीमा। तो चलिए k का भी बीमा निकल गया, कूलम्ब नियतांक जिसको बोलते हैं। एक अपने आप में भी ऑब्जेक्टिव है कि कूलम्ब नियतांक का बीमा कौन है निम्नलिखित में, तो इसको भी ध्यान पर रखना है। चलिए सेकेंड हम लोग ओकरा में निकालते हैं क्या, ई स्क्वायर यानी कि चार्ज। तो चार्ज का बीमा हो गया AT, स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आइए बड़ा जी का निकालिए। तो बड़ा जी का निकालने के लिए फॉर्मूला प्रयोग कर लेते हैं G m1m2 बटा में आर स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से निकालिए। तो बल का बीमा हो गया ml t के पावर -2, आर स्क्वायर उधर चल गया तो एल स्क्वायर, m1 इधर आ गया बटा में m, m2 आ गया तो बटा में m, और इधर बड़ा जी, m से m कैंसिल तो m ऊपरे चल गया, तो m ऊपरे चल गया तो हो गया m के पावर -1। आगे देखिए l और l मिल के हो गया l क्यू, और यहाँ पे हो गया t के पावर -2। तो ये बड़ा जी का बीमा आ गया। फिर है एम कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो मास का बीमा m होगा, चाहे किसी का द्रव्यमान हो बीमा तो m ही होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान तो इसका भी बीमा m ही होगा। सब का बीमा देखिए हम लोग निकाल लिए। अब इस सब का बीमा ले जाकर उसमें रखते हैं, देखते हैं हम लोग को फाइनल कैलकुलेशन क्या आता है। आना चाहिए डायमेंशनलेस, मतलब कोई इसका बीमा नहीं आना चाहिए। तो k के जगह पर रखा जाए, तो k के जगह पर हम लोग रख लेते हैं m l q t के पावर -4 a के पावर -2। ई स्क्वायर के जगह पर रख लेते हैं a स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे बाई में बड़ा जी का कितना आया m इनवर्स l क्यू टी के पावर -2। अच्छा m के जगह पर m और mp के जगह पर m, सबका बीमा रख दिए। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लाइन बाय लाइन बताते चल रहे हैं, सीरियल बाय सीरियल बताते चल रहे हैं। आप लोग इसको एक बार दो बार बनाइए। अब इससे पहले थ्योरी पहले देख लीजिए, थ्योरी एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, इसके बाद न्यूमेरिकल लगाइए, तब बनाने का मजे कुछ और आएगा। और धीरे धीरे न्यूमेरिकल बनाते बनाते फिर आदत बन जाएगा, समझ में आने लगेगा, न्यूमेरिकल बनने लगेगा। न्यूमेरिकल कोई कठिन नहीं होता है, बशर्ते कि कैलकुलेशन सही होना चाहिए, बस कैलकुलेशन, सब कैलकुलेशन पे ही है। ये न्यूमेरिकल में कोई जान नहीं होता है, जिसका कैलकुलेशन बढ़िया है उसके लिए न्यूमेरिकल बढ़िया है। तो इसलिए कैलकुलेशन ठीक ठाक कर लेना है अलजेब्रा को। देखिए यहाँ से m इनवर्स और यहाँ से m, ये कैंसिल हो गया, ए m से ए m कैंसिल हो गया, एल क्यू कैंसिल हो गया। t के अगर ऊपर भेजते हैं तो 2 और 2 गया 4, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, क्योंकि 2 जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, t के पावर 4 t के पावर -4। तो पूरा एक के बार में कैंसिल कर देते हैं, a के पावर -2 a के पावर 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई बीमा नहीं बचा, यानी कैंसिल बन गया। ये फाइनल आंसर हम लोग को आया, सब कट गया था, m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर 0, यानी इसका कोई बीमा नहीं आया, यह बीमाहीन है। ऐसे भी बोल रहा था कि यह बीमाहीन है। इसमें सेकेंड क्वेश्चन किया, कह रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, माने सबका वैल्यू रख के इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग सबका वैल्यू रखते हैं, और के ई स्क्वायर बाई में हो जाएगा जे एम ई एम पी। तो के का मान कितना होता है 9 गुने 10 के पावर 9, ई का मान कितना हो जाता है 1.6 गुने 10 के पावर -19, इसका स्क्वायर, और बाई में बड़ा जी का मान 6.67 10 के पावर -11। एम ई का वैल्यू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg, और एम पी का प्रोटॉन का हो गया 1.67 और गुने 10 के पावर -27। सबका वैल्यू देखिए हम रख दिए। सबका वैल्यू वाला के मुंह पर होना भी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, बड़ा जी का मान ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, सब वैल्यू होना चाहिए क्लियर। तो अब इसको कैलकुलेशन किया जाए, तो अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हैं इसको तो कर लीजिएगा। इसका कैलकुलेशन वैल्यू आ जाएगा 2.37
गुने 10 के पावर 39 यानी कि 39, ये आप लोग का वैल्यू आएगा कैलकुलेशन होके। तो यहाँ पे इसका अनुपात भी निकल गया हम लोग का। फिर कह रहा है कि यह अनुपात क्या बताता है, कह रहा है कि यह अनुपात मतलब हम लोग को क्या बताता है। तो देखिए के स्क्वायर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है और एम जी एम ई एम पी जो है यह ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये पूछ रहा है कि यह अनुपात क्या बताता है। जब हम लोग ये अनुपात निकालें तो अनुपात हम लोग कितना आया 2.37 गुने 10 के पावर 39। यहाँ पे पूछ रहा है कि अनुपात क्या बताता है। एक काम करते हैं कि एफ जी के लिए उधर चले जाते हैं। तो एफ ई बराबर हम लोग को क्या आ जाएगा 2.37 10 के पावर 39 इंटू एफ जी। आप देखिए ये क्या बता रहा है कि जैसे विद्युत बल जो होता ना है गुरुत्वाकर्षण बल से इतना गुना अधिक होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि विद्युत बल जो है इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर देन क्या होगा एफ जी। यानी कि विद्युत बल बहुत बड़ा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत छोटा होता है। अब ऐसे भी देख लीजिए के का मान जो है 10 के पावर 9 है, इसका देख लीजिए बड़ा जी का 10 के पावर -11 है। तो इसका वैल्यू जी का ऐसे ही छोटा है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल बहुत छोटा होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो यह अनुपात कर रहा है क्या बताना चाहता है, मैंने यह अनुपात यही बताना चाहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत बहुत बड़ा है किसके तुलना में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के तुलना में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3 स्टेप, एक दिखाना था बीमाहीन जो कि फर्स्ट में हम लोग दिखा लिए, दूसरा इसका अनुपात निकालना था, ये अनुपात निकल गया हम लोग का, ये आंसर आ गया। और तीसरा निकालना था कि यह अनुपात क्या हम लोग को बताता है। 3 इसमें क्वेश्चन था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को आ गया और यह दिया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। कह रहा है कि इस पर कथन से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट क्वेश्चन 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन कुछ छूटा हुआ है, इधर नहीं आया हुआ, उपेक्षा किस प्रकार हम लोग करेंगे। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटमीकृत है, इस पर कथन से क्या तात्पर्य। देखो ये जो वर्ड दिख रहा है ना क्वांटमीकृत, जिसको हम लोग क्वांटाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई दो बॉडी है, समझना है इस क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल नहीं है, परिभाषा टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन है। 2 बॉडी है, अगर दोनों बॉडी को हम लोग आपस में रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे बॉडी में जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वह किस प्रकार जाएगा, जैसे +-1e +-2e +-3e डॉट डॉट इस तरह से +-ne। कहने का मतलब होता है कि पूर्ण गुणज के रूप में जाएगा, किस रूप में नहीं जाएगा। जैसे 1.5e 2.5e 3.5e यानी पूर्णांक के रूप में, पॉइंट के रूप में इस तरह से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो पूरा वैल्यू के रूप में होगा, या तो 1e होगा या 2e होगा 3e होगा। ये प्लस माइनस क्या बता रहा है कि जैसे जहाँ से निकला तो हो गया प्लस और जिस पे गया वो हो गया माइनस। प्लस माइनस का मतलब ये हो गया, यानी कि पूर्ण गुणज के रूप में, पूरा वैल्यू के रूप में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जैसे कहने का मतलब होता है कि जैसे हम किसी से बोले कि कलम दो, तो या तो हमको कलम 1 देगा या 2 देगा या 10 देगा 20 देगा, ऐसा नहीं होगा कि वो हमको 1.5 कलम देगा, 2.5 कलम देगा, इस रूप में नहीं देगा, पूरा वैल्यू के रूप में देगा। तो क्वांटमीकरण का यही मतलब होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब कि पूर्ण गुणज के रूप में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इसी में क्वेश्चन और कह रहा था क्या कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय, माने बड़े पैमाने पर अगर हम आवेश का व्यवहार कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर कहने का क्या मतलब हुआ, ये ए का सोल्यूशन है, बी का सोल्यूशन बड़े पैमाने पर, यानी कि क्यू बराबर हम लोग ले लेते हैं कितना 10 कूलम चार्ज ले लिए, बड़े पैमाने पर आवेश का व्यवहार कर लिए। कह रहा है कि इसको व्यवहार करते समय वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा किस प्रकार हम लोग करेंगे। तो देखो क्वांटमीकरण का क्या कहना है, क्वांटमीकरण का कहना है कि Q बराबर Ne, ये क्वांटमीकरण का फॉर्मूला हो गया। हम बड़े आवेश का यहाँ पर व्यवहार कर लिए, तो कहो कि 10 कूलम बड़े आवेश है, तो छोटे आवेश क्या होता है, छोटे आवेश कहने का मतलब क्या हो गया 3 माइक्रो 3 नैनो, ये सब जो चार्ज है ना, माइक्रो नैनो मिली, इस सब में अगर वैल्यू है ना तो इसको ये छोटा आवेश है। माइक्रो नैनो को हटा दिए तो बड़े पैमाने पर आवेश हो गया। तो बड़े पैमाने पर आवेश का व्यवहार करें
तो क्वांटमीकरण का हम लोग किस प्रकार एक से उपेक्षा करेंगे। तो देखो क्वांटमीकरण कहता है Q बराबर एन। अब इसमें हम लोग हल करके देखते हैं कितना आता है। तो जैसे हम 10 कूलाम में वैल्यू खुद से लिए हैं, चाहते तो यहाँ पर 50 कूलाम, 100 कूलाम, 150 कूलाम कुछ भी ले सकते थे। तो Q का वैल्यू कितना हो गया 10 कूलाम, एन हो गया, E का मान कितना हो गया 1.6 10 के पावर माइनस 90 कूलाम। कूलाम से कूलाम यहाँ कैंसिल, ये पूरा बट्टा में उधर चल गया तो आ गया कितना हम लोग का। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लें तो पॉइंट यहाँ से चल जाएगा कहाँ पे ऊपर, तो पॉइंट ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 100। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ से आ जाएगा कितना 25 चौके 100, यहाँ से आ जाएगा 4 चौके 16। अगर डिवाइड करें हम लोग तो 6.25 और 10 के पावर माइनस 19 को ऊपर भेज दे तो हो गया प्लस में। तो एन बराबर हम लोग को देखिए है, अगर बड़े पैमाने पर हम लोग आवेश का उपयोग किए यानी कि यहाँ पर लिए तो हम लोग क्वांटाइजेशन में क्या देखें कि क्वांटाइजेशन में जो एन का मान आया ना क्वांटमीकरण में, वह एन का मान भी बहुत बड़ा आया 10 के पावर 19। तो ये भी वैल्यू बहुत बड़ा आया। तो वही कह रहा था कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेश का अगर व्यवहार करते समय क्वांटमीकरण के किस प्रकार उपेक्षा करेंगे हम लोग। तो अगर बड़े आवेश लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वह काफ़ी अधिक होगा। देख सकते हैं 10 कूलम आवेश लिए, बड़ा आवेश है, छोटा आवेश माइक्रो, नैनो, मिली माइक्रो ये सब हो गया। तब जब आवेश बड़ा लिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बहुत अधिक है 10 के पावर माइनस 19। तो बड़े आवेश लेने से क्वांटमीकरण का व्यवहार करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी काफ़ी अधिक आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। तो कांच के छड़ को रेशम के टुकड़े से जब रगड़ेंगे तो दोनों पर चार्ज आ जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। तो कई ऐसा परीक्षण है जब दोनों को फ्रैक्शन किया जाता है तो दोनों पर आवेश आ जाता है। जैसे बिल्ली के खाल को अगर एबोनाइट के छड़ से रगड़े या बिल्ली के खाल को प्लास्टिक से रगड़े तो दोनों पर चार्ज आ जाता है। या फिर ऊनी कपड़ा को अगर हम लोग एम्बर से रगड़े या फिर प्लास्टिक से रगड़े या फिर रबड़ से रगड़े तो प्लस माइनस आवेश दोनों पर आ जाता है। तो वही बोल रहा है कि कांच के छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। तो बात सही है कि दोनों पर आवेश आ जाता है, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव आ जाता है। कह रहा है कि इसी प्रकार के परिघटना का वस्तुओं का अन्य युग्मों का भी परीक्षण किया जाता है। तो कई सारा ऐसा युग्म है जो हम लोग परीक्षण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या कहता है कि स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। मतलब इस प्रकार के जो परीक्षण है जब घर्षण किया जा रहा है तो क्या यह आवेश संरक्षण नियम के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। अब ये बात को हम लोग को दिखाना है, समझाना है। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉडी यहाँ पर है, एक बॉडी यहाँ पर है, इस पे इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है हम लोग का 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे ले लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ले लेते हैं कि 12 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि हम दोनों के फ्रैक्शन किए, घर्षण किए, तो मान लेते हैं कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर चला गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर इस पर चला गया तो यहाँ पर हम लोग को बच जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे कितना हो गया हम लोग को 13 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जब दोनों का हम फ्रैक्शन नहीं किए थे, घर्षण नहीं किए थे, तब टोटल चार्ज कितना था। तो यहाँ पे फर्स्ट बॉडी पर -10, सेकेंड बॉडी पर -12, दोनों अगर हम लोग ऐड कर लें तो टोटल हम लोग का कितना आ जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। ये कब आया, फ्रैक्शन से पहले। अब यदि फ्रैक्शन हम दोनों को किए तो अब टोटल चार्ज कितना है, तो ये दोनों को ऐड कर लिया जाए। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो फिर भी हम लोग को कितना आएगा -22 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि घर्षण के पहले का टोटल चार्ज और घर्षण के बाद का टोटल चार्ज दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि जब कोई भी दो वस्तु को आपस में फ्रैक्शन किया जाता है, घर्षण किया जाता है, तो वह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का पालन करता है, यानी कि आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सब्जेक्टिव टाइप का लिखना था, इसको समझाना था, एक्सप्लेन करना था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग को सामने आ गया और ये न्यूमेरिकल बहुत ज़बरदस्त न्यूमेरिकल।
चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग का 1.6 क्या कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश क्यू ए 2 माइक्रोकुलम, क्यू बी -5 माइक्रोकुलम, क्यू सी 2 माइक्रोकुलम, क्यू डी -5 माइक्रोकुलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष पर अवस्थित है। यानी कोई स्क्वायर दिया हुआ है जिसका प्रत्येक साइड का लेंथ भी दे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और चारों कॉर्नर पर कितना चार्ज है वो भी दिया हुआ है। कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलम आवेश पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि उसका सेंटर पर जो वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा हुआ है, तो उस पर कह रहा है कि लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पे चार्ज कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलम, यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है क्यू बी -5 माइक्रोकुलम और क्यू सी कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलम और क्यू डी दिया हुआ है -5 माइक्रोकुलम। अब कह रहा है कि प्रत्येक साइड का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वर्ग के केंद्र पर, यानी कि इसके केंद्र पर, यानी कि डायगोनल जहां एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है वहां पे कह रहा है कि 1 माइक्रोकुलम का आवेश रखा गया है। तो पूछ रहा है कि इस पर कितना चार्ज लगेगा। तो देखिए बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं, तब डिटेल इसका देखेंगे हम लोग लॉन्ग में। देखिए इस चार्ज के द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा वह फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो उस फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ। इस चार्ज के द्वारा जब इस पे फोर्स लगेगा तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ। इस चार्ज के द्वारा जब इस पे फोर्स लगेगा तो देखिए निगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। इस चार्ज के द्वारा यहाँ पे दिया हुआ है क्यू सी पर वैल्यू कितना, क्यू सी पर 2 माइक्रोकुलम, क्यू ए का मान दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलम, क्यू बी का मान दिया हुआ है -5 माइक्रोकुलम और क्यू सी का मान दिया हुआ है, क्यू सी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, क्यू सी का मान 2 माइक्रोकुलम और क्यू डी का मान दिया हुआ है, क्यू डी का मान -5 माइक्रोकुलम ये दिया हुआ है। तो इसके द्वारा जब इस पे फोर्स लगेगा ना उसका डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि निगेटिव चार्ज है। तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव चार्ज था तो इसके कारण उस पर बल लगा तो रिपल्सन, इसके कारण इस पर बल लगा तो रिपल्सन, इसके कारण इस पर बल लगा तो अट्रैक्शन, क्योंकि निगेटिव चार्ज है। अब इसके द्वारा इस पर बल लगा तो निगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन। अब देखो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के विपरीत है और मैग्नीट्यूड में भी दोनों सेम है, माने कि ये जितना इस पर फोर्स लगाएगा वो भी इतना ही फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी 5 माइक्रोकुलम है, ये भी 5 माइक्रोकुलम है। अच्छा तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में हो गया सेम और डायरेक्शन में विपरीत, इसलिए क्या करेगा एक दूसरे को काट देगा, तो ये दोनों बल हो गया कैंसिल। ठीक इसी प्रकार जितना ये फोर्स इस पर लगाएगा उस तरफ उतना ही फोर्स ये भी इस तरफ लगाएगा और दोनों फोर्स डायरेक्शन में हो गया विपरीत, तब मैग्नीट्यूड में सेम, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड उसका है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। फाइनल रिजल्ट यहाँ पे फोर्स का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक तो ये समझने का तरीका हुआ। एक है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको अब निकालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग का डिस्टेंस चाहिए कि ए ओ का लेंथ कितना होगा, बी ओ का लेंथ कितना होगा, सी ओ का लेंथ कितना होगा और डी ओ का लेंथ कितना होगा। ये चारों हम लोग का लेंथ अब निकालना है। तो चारों जब लेंथ निकालना है तो अब कैसे लेंथ निकालेंगे, तो देखिए निकालने के लिए काम करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को अपना लेते हैं। यहाँ पे लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो कर्ण हम लोग निकाल लेते हैं। तो कर्ण जब हम लोग निकालें यानी कि AC का मान अगर निकाला जाए तो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 10 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर। अगर इसको हल किया जाए तो हो जाएगा कि 2 × 10 स्क्वायर, 10 के स्क्वायर 2 गो था जोड़ दिए, 10 बाहर निकल जाएगा, रूट में बच जाएगा 2। ये तो पूरा AC का लेंथ आया। अगर इसका हाफ निकाला जाए, आधा निकाला जाए यानी कि ए हो, तो इसका आधा हो जाएगा 10√2 का आधा हो जाएगा 5√2। तो ये हम लोग का डिस्टेंस आ गया AO का कितना आ गया 5√2, इसका भी आ जाएगा 5√2, इसका भी आ जाएगा 5√2 और इसका भी आ जाएगा 5√2। तो सबका वैल्यू आ जाएगा 5√2। चलिए सब डिस्टेंस हम लोग को मिल गया। अब इसके बाद जो है ना हम लोग फोर्स निकालते हैं बारी बारी से। देखना ध्यान से, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, लॉन्ग जाएगा तो ध्यान से देखना है। यहाँ पे एकदम सबसे पहले निकालते हैं कि इसके द्वारा इस पर कितना फोर्स लगा, तो वो फोर्स निकालेंगे कूलम्ब्स लॉ के अनुसार। तो हो जाएगा कि K Q1
Q2 बटा आर स्क्वायर। तो एफ ए बराबर हो जाएगा के, तो के का मान हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9, Q1 का मान 2 माइक्रो, तो 2 माइक्रो, तो 2 और माइक्रो का वैल्यू कितना 10 के पावर -6, और Q2 तो Q2 का मान 1 माइक्रो, तो 1 माइक्रो, तो माइक्रो का वैल्यू हो गया 10 के पावर -6, अब बटा में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कहने का मतलब हो गया 5√2, 5√2। अभी सेंटीमीटर में है, अगर मीटर में बदले तो 100 से करना पड़ेगा डिवाइड इसका होल स्क्वायर। तो ये हम लोग का वैल्यू आया किसका, एफ ए के मान आया, यानी कि ये फोर्स इस पर कितना बल लगा रहा है, ये चार्ज जो है 2 माइक्रोकूलम इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, इसका वैल्यू हम लोग को यहाँ पे आया। इसी प्रकार हम लोग को निकालना है कि इसके कारण कितना आएगा, इसके कारण कितना आएगा और इसके कारण कितना आएगा, सबका निकालना है अलग अलग। तो अगर हम लोग एफ ए निकालें, सेम वैल्यू हम लोग को क्या आ जाएगा, एफ सी का आ जाएगा, सेम आ जाएगा, जो आया वही वैल्यू इसका भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी 2 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम है, अब बीच का डिस्टेंस कितना है 5√2, तो वही वैल्यू आने वाला है। तो चलिए निकालते नहीं है, सेम वैल्यू आ जाएगा। और यहीं पे काम हम लोग करते हैं कि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम आया बट डायरेक्शन में अपोजिट आया, इसलिए क्या करेगा कि एक दूसरे को कर देगा कैंसिल। अब इसके आगे देखिए, अगर हम बल निकालते हैं, दोनों में से कोई एक निकालते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, तो एक निकालते हैं, एफ बी हम निकाल लेते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को कट कर दिया, कैंसिल कर दिया, कट गया। अब एफ बी निकालते हैं, तो एफ बी जब निकालेंगे तो फार्मूला यही लागू होगा, वैल्यू चेंज होगा, के का मान तो वही रहेगा 9 गुने 10 के पावर 9, Q1 का काम कर जाएगा 5 माइक्रो, तो 5 माइक्रो का वैल्यू 10 के पावर -6, और Q2 का काम कर जाएगा 1 माइक्रो, यानी कि 10 के पावर -6, और फिर इसके बाद बटा में तो 5√2 के होल स्क्वायर। निगेटिव चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है, निगेटिव चिन्ह ही बता रहा है कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वह तुम्हारा इस तरफ लग रहा है। अब एफ बी हम लोग निकाल लिए, अगर इसी प्रकार अगर डी निकालते तो एफ डी का मान भी हम लोग का यही आता, सेम आता, और दोनों वैल्यू देख लो सेम आया और डायरेक्शन में दोनों अपोजिट आया। निकालेंगे तो फिर 5 माइक्रो 1 माइक्रो तो यही सेम आ जाएगा, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल, यानी कि एफ का मान निकालेंगे माने एफ ए प्लस एफ सी प्लस एफ बी प्लस एफ डी, चारों को लिख के और 2 गो हो जाता प्लस में और 2 गो माइनस में, कैंसिल करते फाइनल रिजल्ट हम लोग को कट के क्या आ जाता 0 आता। तो फाइनल जो इस पे फोर्स लगेगा वो 0 होगा। और एक बात और आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे इसके साथ में कि देखिए यहाँ पे चार्ज यहाँ पे चार्ज अगर दोनों सेम है, चाहे वैल्यू कुछ भी रहे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड में सेम रहे, तब उस कंडीशन पे यहाँ पे कोई भी चार्ज दुनिया का रख दिया जाए तो टोटल फोर्स जो है वो 0 लगेगा। कहने का मेरा क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, और दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड और नेचर में सेम है, तो इसका मिडिल में अगर कोई भी चार्ज आन के रख दिया जाए, कोई भी चार्ज रख दिया जाए, तो लगने वाला फोर्स का मान क्या होगा 0। मतलब दो आवेश परिमाण में अगर समान है, नेचर में भी समान है, तो दोनों के जो मध्य बिंदु है ना, मिडिल पॉइंट, जिसको हम लोग समित केंद्र कहते हैं, अगर ओकरा पर कोई चार्ज रख दिया जाए तो उसका टोटल वैल्यू कितना होगा 0। अगर मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, और इसका मध्य बिंदु जो तीनों आवेश से डिस्टेंस बराबर है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक सेंटर, वहाँ पर कोई भी चार्ज ला के हम लोग रख दें तो टोटल तीनों चार्ज के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स का मान कितना हो जाएगा 0। तो चाहे 2 आवेश रहे, 3 आवेश रहे, या 4 आवेश रहे, या 5 आवेश रहे, या अनंत आवेश रहे, जितना भी आवेश रहे, लेकिन नियम यही कहता है कि दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम और नेचर में विपरीत, नेचर में भी सेम हो और मैग्नीट्यूड में सेम हो, और उसका जो मिडिल पॉइंट हो, जो सभी चार्ज से वो डिस्टेंस इक्वल हो। अगर वहाँ पे कोई भी चार्ज रख देंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। जैसे यहाँ पे इसका एक प्रूफ यहाँ पे मान लीजिए कि प्रूफ आप लोग के सामने हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को बोल रहा है कि हाँ, चलिए देखिए कह रहा है कि इसमें भी 2 क्वेश्चन है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वह एक सतत वक्र होती है। सतत वक्र कहने का मतलब होता है कि जैसे प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला और निगेटिव पर गया,
तो ये जो है ना एक सतत वक्र हो गया, कंटिन्यूअस कर्व हो गया। कह रहा है कि सतत वक्र होती है, तो देखिए सतत वक्र है, पॉजिटिव से निकल कर निगेटिव पर जा रही है, तो एक सतत वक्र है, माने लगातार चलने वाला तुम्हारा है, प्लस से निकलेगा माइनस पे जाएगा या प्लस से निकल कर अनंत तक जाएगा। आगे कह रहा है कि अर्थात कोई क्षेत्र रेखाएं एकाएक नहीं टूट सकती है। क्यों? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी टूट नहीं सकती है, इसलिए नहीं टूट सकती है, जैसे मान लेते हैं कि प्लस आवेश है, अब एक से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑल डायरेक्शन में निकल रहा है, अगर बाय द वे मान लेते हैं कहीं पे टूट जाता है, कहीं पे टूट गया और टूट गया यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे चार्ज को ला कर रख दिए तो इस चार्ज पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स ना लगा, अब यहाँ पे जब हम लोग कुछ कोई चार्ज को रखे तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो पता चलेगा कि इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब चार्ज निकलेगा, जब चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा तो वह अनंत तक जाएगा और कहीं भी टूटेगा नहीं। विद्युत क्षेत्र का कभी टूटता नहीं है, क्योंकि यह एक सतत वक्र होता है। ये बातें बिल्कुल 100% सही है कि कोई भी चार्ज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है तो वह एक सतत वक्र कंटिन्यूअस अनंत तक जाती है, बीच में कहीं भी चार्ज डिस्कनेक्ट नहीं होती है, क्योंकि डिस्कनेक्ट होने से वहाँ पर फोर्स जीरो हो जाएगा और ऐसा संभव नहीं है। अब एक में क्या कह रहा है कि दूसरा सेकंड क्या बोल रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 7 का बी मोस्ट VVI क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करती है। बाइसेक्ट नहीं करते हैं कि एक दूसरे को काटती नहीं है। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रहा है कितना 100, तो यहाँ से 100 विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है तो 100 विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर पहुँचेगी। ये एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसा पाया गया कि 100 विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है तो 100 यहाँ पे पहुँच रहा है। यानी कि अगर एक दूसरे को बाय द वे कट करता रास्ता में, तब कट करने के बाद यहाँ 100 निकलता तो यहाँ पर 100 नहीं पहुँचता, या तो कम पहुँचता या तो ज़्यादा पहुँचता, लेकिन यहाँ पे 100 निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यहाँ पे 100 पहुँचेगा। अब पूछ रहा है रीजन कि आखिर क्यों नहीं कट करता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को जब कट करेगा तो कट करने के बाद इस पॉइंट पे 2 स्पर्श रेखाएं खींचा जाएगा, और जब 2 स्पर्श रेखाएं खींचा जाएगा, इस एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, इसके लिए अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रहा है इसके लिए स्पर्श रेखा खींचा जाए तो यहाँ पर, तो एक पॉइंट के 2 डायरेक्शन कभी संभव नहीं है, एक पॉइंट के एक ही डायरेक्शन होगा। यहाँ पे पॉइंट है, इसके लिए स्पर्श रेखा हम एक ले लिए और इस लाइनिंग की वजह से हम यहाँ पे एक स्पर्श रेखा दिखाई दिए, तो इस पॉइंट पे 2 स्पर्श रेखा हो गया, जबकि एक पॉइंट पे 2 स्पर्श रेखा संभव नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं इस आधार पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को कभी कट नहीं करता है, ये संभव नहीं है। तो 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो इसका जवाब दे देना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी जो कि संभव नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 7 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को पास आ गया, और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़िए 1 बार 2 बार, और सब लोग क्वेश्चन को बनाना है 2-3 बार, हर एक क्वेश्चन को बना लेना है। कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकुलाम तथा QB -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 2 चार्ज है और निर्वात में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 2 क्वेश्चन यहाँ भी पूछ रहा है। कह रहा है कि दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यानी कि दोनों रेखा को मिलाने वाले AB के मध्य बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। अच्छा, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हम लोग से पूछ रहा है। पहला चार्ज कितना दिया हुआ है, QA का मान दिया हुआ है 3 माइक्रोकुलाम, और QB का मान कितना दिया हुआ है -3 माइक्रोकुलाम। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। पहला क्वेश्चन हम लोग से क्या कह रहा है कि दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु, अच्छा दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु यानी कि O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर वाट। तो ये काम करते हैं कि इस आवेश के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, इस आवेश के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, और दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो
ई ए बराबर एक आवेश के कारण फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो के का मान हो गया 9 गुने 10 के पावर 9 और क्यू का मान 3 माइक्रो, तो 3 माइक्रो का वैल्यू 10 के पावर -6 और बटा में आर स्क्वायर। अच्छा तो पूरा है 20 सेंटीमीटर, तो इसका आधा लेंथ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो चलो 10 और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा 10/100। चलिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो हल कर लिया जाए तो इन्हें आ जाएगा 9 या 27, 9 या 27। आगे यहाँ से ये 100 कैंसिल, 2 जीरो ऊपर चल गया, 9 2 11 और 11 में से 6 चला गया तो बच गया हम लोग को 5। इतना न्यूटन पर कूलम। ई आया इस चार्ज के कारण। अब डायरेक्शन इसका बात किया जाए तो देखो पॉजिटिव चार्ज है 3 माइक्रो कूलम, तो इसका डायरेक्शन उस तरफ चला जाएगा, इस तरफ, क्योंकि प्लस आवेश है। अच्छा ये निगेटिव चार्ज है, इसके कारण अगर यहाँ पर निकालेंगे तो निगेटिव चार्ज है, इसका डायरेक्शन भी इसी तरफ जाएगा। तो खैर निकालते हैं पहले वैल्यू ई बी, तो ई बी भी निकालेंगे ना तो इसका भी वैल्यू सेम आएगा। तो इतना कैलकुलेशन हम ना करते हैं, ऐसे कैलकुलेशन करेगा तो यही कैलकुलेशन यहाँ फोटो कॉपी कर देना है। वैल्यू आ जाएगा 27 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगा वैल्यू हम लोग का। अब क्या है ना कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो टोटल निकालना है हम लोग को, तो दोनों को ऐड कर देंगे ई ए प्लस ई बी। अब विपरीत जाता तो घटा देते और अगर कोई एंगल पर जाता तो वेक्टर का फॉर्मूला लगा देते। तो ई ए बराबर कितना हो जाएगा 27 गुने 10 के पावर 5 और प्लस में 27 गुने 10 के पावर 5, टोटल आ जाएगा कितना 54 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया हम लोग का फर्स्ट का आंसर। एकरे में क्वेश्चन और कर रहा था हम लोग से, ये क्वेश्चन और क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि 1.5 गुने 10 के पावर -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर लाकर रख दिया जाए। अच्छा इसी बिंदु पर कोई आवेश लाकर रख दिया जाए, तो टोटल विद्युत क्षेत्र हम लोग निकाल चुके हैं, 54 गुने 10 के पावर 5 आया। अब कह रहा है ना कि एकरे पर कोई आने के टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश कहने गया, टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश ऋणात्मक लाकर रख दिया जाए। क्यू का मान कितना 1.5 गुने 10 के पावर -9 कूलम रख दिया जाए, तो कह रहा है कि कितने बल का अनुभव करेगा, एफ बराबर वाट। तो देखिए फार्मूला हम लोग को क्या होता है, हम लोग का फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा, फार्मूला यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ई बराबर फार्मूला हम लोग को हो जाएगा, ई बराबर फार्मूला हो जाएगा एफ बटा क्यू। तो एफ बराबर अगर निकाले तो हो जाएगा ई क्यू। तो क्यू का मान हम लोग को कितना दिले है 1.5 गुने 10 के पावर -9 और ई का मान हम लोग निकाले तो आया कितना 27 गुने 10 के पावर 5। अब इसको हल कर लिया जाए तो पॉइंट हटा दे यदि तो 10 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से कैंसिल कर लो 3 बार में और यहाँ से कितना 2 बार में, ऊपर हो जाएगा कितना देख लीजिए 70 के 21 और 3 दूनी 6, 6 2 8, 81, 81/2। अब इन्हें घटा लेगा तो 10 के पावर आ जाएगा -4। अगर इसको हल किया जाए तो आ जाएगा कितना 81/2 यानी कि 40 पॉइंट कितना 5 और गुने 10 के पावर कितना -4, इतना आ गया। फोर्स निकाले हैं तो न्यूटन, ये वैल्यू हम लोग को आ गया। तो देख लीजिएगा हम लोग का 2 क्वेश्चन यहाँ पर ही था, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्क्रीनशॉट आप लोग हर क्वेश्चन का लेते जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हम लोग का, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है मोस्ट VVI। चलिए देखिए, कह रहा है कि किसी निकाय में दो आवेश 2.5 गुने 10 के पावर -7 कूलम और क्यू भी दिले है कितना -2.5 गुने 10 के पावर -7 कूलम क्रमशः दो बिंदुओं 0 0 -15 और 0 0 +15 पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, टोटल चार्ज पूछ रहा है और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है। और कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो दिया ना है 0 0 -15 और 0 0 दिले +15, यानी कि ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट देख के पता चल रहा है कि ये चला गया कहाँ पे 3D, क्योंकि कोऑर्डिनेट की संख्या यहाँ पे 3 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 3D बना लेते हैं। तो ये हम लोग को बन गया यहाँ पे 3D, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, और वैल्यू यहाँ पर निगेटिव भी दिया हुआ है। तो निगेटिव दिया है तो चलो इसका निगेटिव भी हम लोग लेके चलेंगे। तो एक्स अक्ष के निगेटिव हो गया हम लोग का एक्स डैश, वाई अक्ष के हो गया वाई डैश और जेड अक्ष के हो गया जेड डैश। तो सबका निगेटिव भी हम लोग ले लिए।
चलिए अब जो पॉइंट दिले है अब ला के यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं। 0 0 -15 तो ये कहाँ पर मिलेगा 0 0 -15 कह दिया तो जेड का अपोजिट चला जाएगा, यानी कि ये पॉइंट कहीं इधर हम लोग को होगा 0, 0, -15 और फिर 0 0 15 दिले यानी कि चल गया जेड अक्ष पे, तो यहाँ पे कहीं पे हम लोग को मिल जाएगा सेम डिस्टेंस पे 0, 0, 15। चलिए कोऑर्डिनेट को दिखा दिए। कह रहा है कि एक पर आवेश कितना है। अच्छा यहाँ पे आवेश भी दिया हुआ है हम लोग को, चलो आवेश को भी हम लोग दिखा लेते हैं। और वह आवेश क्या दिया हुआ है, क्यूए का मान 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। अब यहाँ पे भी वैल्यू हम लोग को क्यूबी का दे दिया है कितना, -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। चलिए जो बातें क्वेश्चन में दिया था हम उसको फिगर में ला दिए। क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन निकाय का कुल आवेश कितना होगा, यानी कि ये जो हम लोग को निकाय बन गया ना, ये सिस्टम बन गया। हालांकि ये फिगर देखा जाए तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल का बन गया, वैद्युत द्विध्रुव का बन गया ये फिगर, क्योंकि दो आवेश परिमाण में समान हो और नेचर में विपरीत हो और एक दूसरे के बहुत निकट स्थित हो, ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव। तो इसका ही फिगर बन गया। तो पूछ रहा है कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव अगर नाम ले लिया ना तो आवेश परिमाण देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आंसर बोल सकते हैं 0। खैर यहाँ पर हम लोग देख भी लेते हैं, हल भी कर लेते हैं। निकाय का कुल आवेश पूछ रहा है तो कुल आवेश हो जाएगा क्या, क्यूए प्लस क्यूबी। तो क्यूए का मान हम लोग को कितना दिले है 2.5 × 10⁻⁷ और क्यूबी कितना दिले है -2.5 × 10⁻⁷। तो प्लस माइनस कट गया, टोटल वैल्यू हम लोग को कितना आ गया 0। एक में एक और क्वेश्चन कर रहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताइए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से डिनोट करते हैं और P बराबर फॉर्मूला होता है Q × 2L, मतलब Q यानी कोई एक आवेश, तो यहाँ पे दो आवेश दिया हुआ, कोई एक आवेश ले लीजिए, तो दोनों आवेश तो समान ही है, माइनस प्लस नहीं लिया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू लेते हैं। तो एक आवेश और दोनों आवेश के बीच का दूरी, तो दोनों आवेश का बीच का दूरी अगर देखा जाए तो देखिए मूल बिंदु से इन्हें कितना 15 सेंटीमीटर, अब इन्हें कितना 15 सेंटीमीटर, टोटल हम लोग को कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। अब मीटर में बदलेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 100। अभी ना कोई ऐसे कर देना कि -15 इन्हें +15 इन्हें तो 0 हो गया। डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ये नहीं कि -15 इन्हें +15 इतना चलो 0 हो गया, 0 बैठा के गुना कर दिए 0, ऑप्शन पहले रहेगा। इसलिए डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होता है। टोटल लेंथ हम लोग को हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड। तो चलो इसको कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। इसका क्या आंसर आ जाएगा, पॉइंट हटाएं 0 आ जाएगा, 0 से यहाँ 0 कैंसिल हो गया, आ जाएगा कितना 25 या 75, 100 चला गया ऊपर में तो 10 के पावर हो गया -9। ऐसा ही मतलब होता है कूलम मीटर। तो ये आंसर हम लोग को आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का 75 × 10 के पावर -9। चाहेंगे तो यहाँ से हम लोग पॉइंट भी बना सकते हैं, 10 इधर उधर कर सकते हैं। किताब में आंसर हमेशा एक अंक के बाद पॉइंट देता है, इस रूप में आंसर देता है, तो हम लोग उस तरह से भी कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लें 10 से गुना करके 10 से भाग दे दिए तो ये अपने हो जाएगा 8 को, और 10 से भाग दिए तो 7.5 हो जाएगा, मैंने 7.5 × 10 के पावर -8 कूलम मीटर, ये आंसर दिले होगा। तो देख लेना है पॉइंट अपना जो भी दिले रहेगा। चलिए तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया कितना 0 और सेकंड सॉल्यूशन आ गया 75 × 10 के पावर -9 कूलम मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को क्या कहता है, कह रहा है कि 4 × 10 के पावर -9 कूलम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10 के पावर 10 के पावर, अब पता नहीं चल रहा प्लस है कि माइनस, हालांकि यहाँ पे चलिए प्लस हम लोग लेके चलेंगे। 5 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम परिमाण की किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर संरेखित है वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यगत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग पहुँच चुके हैं। कह रहा है कि 4 × 10 के पावर -9 कूलम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको डिनोट हम लोग करते हैं क्या से, P से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव इतना न्यूटन पर कूलम, यानी कि 5 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम
ये दिले है विद्युत क्षेत्र का मान, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एकरा में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखल रहा है, कितना एंगल पर रखा हुआ है, कितना एंगल पर रखा हुआ है, 30 डिग्री पर रखा हुआ है। तो 30 डिग्री पर कह रहा है कि संरेखित है, थीटा का मान 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से, टाउ का मान क्या होगा? तो टाउ बराबर देखिए फॉर्मूला होता है क्या, पी साइन थीटा। तो पी का मान कितना दे दिया है वो 4 गुने 10 के पावर माइनस 9, और ई का मान कितना दे दिया 5 गुने 10 के पावर 4, और साइन और थीटा का मान दिला है कितना हो 30 डिग्री। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो गया 5 के 20, अब इन्हें लेस हो गया तो 9 से 4 गया -5, 37 डिग्री का मान 1/2, तो 10 दूनी हो गया 20, यहाँ घट गया एगो तो आ गया 10 के पावर 4, और उसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो चलिए टाउ का वैल्यू हम लोग को आ गया टॉर्क का 10 के पावर -4 न्यूटन मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए सॉल्यूशन है, तो समझ में आना चाहिए आप लोग का। वैल्यू देखिए दिले था पी का मान, ई का मान, थीटा दिले है 30 डिग्री, टाउ पूछ रहा था, फॉर्मूला आता है टाउ बराबर पी साइन थीटा, सबका वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लिए। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कह रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन, यानी कि कोई पॉलीथीन है जिसको ऊन से रगड़ना है, बोल रहा है कि पॉलीथीन का टुकड़ा, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुने 10 के पावर -7 कूलम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। माने अगर ऊन के कपड़े को अगर पॉलीथीन से हम लोग रगड़ते हैं तो कह रहा है कि उस पर जो आवेश जाता ना है वह आवेश कितना जाता है 3 × 10 के पावर -7 कूलम का ऋणात्मक आवेश जाता है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर, माने इतना अगर आवेश गया, अगर हम ऊन के कपड़ा को पॉलीथीन से अगर हम घर्षण किए तो पॉलीथीन पर कितना चार्ज गया, वो चार्ज करा कि 3 × 10 के पावर -7 कूलम गया। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब घर्षण आप किए इतना चार्ज गया, तो इतना चार्ज गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, जहाँ पे चार्ज रहेगा वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वहाँ पे चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो लगा देते हैं आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर एन, एन बराबर अगर निकाले तो ई चल गया बट्टा में, तो हो गया Q बटा ई। Q का मान कितना दिले है 3 × 10 के पावर -7, और ई का वैल्यू 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। अब इसको हल कर लिया जाए तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चल जाएगा, हो जाएगा 30/16, इसको ऊपर में भेज देंगे तो प्लस में चल जाएगा, तो प्लस में चला जाएगा तो यहाँ से हम लोग को 10 के पावर -7 यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, इसको अगर घटा ली, चलो इधर पहले काट कूट कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा कि 15, यहाँ पे आ जाएगा 8। अगर इसको कैलकुलेशन किया जाए तो आप लोग भाग दीजिएगा, देखिएगा कितना आ रहा है 1 पॉइंट जो भी आगे आ जाए। अब इसको अगर घटा दे तो आ जाएगा 10 के पावर कितना 12, इतना, मतलब जो भी भाग दे के आ जाए आप लोग दे लीजिएगा। यहाँ पे n बराबर जो भी आ जाए इतना गुने 10 के पावर 12, इतना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ पॉलीथीन में जब इतना चार्ज गया। तो वही पूछा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित कीजिए, मैंने ज्ञात कीजिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना आ गया। हाँ, इसी में एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, कह रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती का मतलब होता है द्रव्यमान, यानी कि मास, सहती का मतलब होता है द्रव्यमान। तो आप लोग देखिएगा इस वर्ड को, सहती जहाँ भी मिले, सहती का मतलब समझना है कि मास कह रहा है, द्रव्यमान के बारे में बोल रहा है। क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती का स्थानांतरण हुआ, क्या द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ? जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ कितना इलेक्ट्रॉन गया, तो जो भी डिवाइड होकर आप लोग को आ जाए वो आप लोग का उतना इलेक्ट्रॉन गया। तो जब इलेक्ट्रॉन गया तो द्रव्यमान भी गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी अपना द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो इसका मतलब कि द्रव्यमान का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो दूसरा में खाली ये पूछ रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती का स्थानांतरण हुआ, आंसर है कि हाँ हुआ। तो आप लोग हुआ करते रहिए और आंसर हो जाएगा बी के हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, और यह सामने क्वेश्चन आ गया, और ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हम लोग का। कह रहा है कि यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है। चलिए दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक है लेकिन क्वेश्चन की संख्या 2 हो जा रहा है। कह रहा है कि 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए और बी के केंद्र के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर। अच्छा, तांबे के 2 गोला है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। कह रहा है केंद्र से बीच का दूरी जो है ना 50 सेंटीमीटर है। चलिए r बराबर 50 सेंटीमीटर। आगे कहता है क्या कि दोनों गोले पर पृथक पृथक आवेश, मैंने दोनों गोले पर पृथक पृथक मैंने अलग अलग आवेश कितना दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे Q1 बराबर हम लिख लेते हैं 6.5 गुने 10⁻⁷ कूलम, और पृथक पृथक यानी कि इस पर भी चार्ज उतना ही दिया हुआ है, Q2 बराबर 6.5 गुने 10⁻⁷ कूलम। कह रहा है कि तो इनके पारस्परिक स्थिर प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा, यानी कि F का मान पूछ रहा है कि कितना लगेगा। कह रहा है कि गोले के बीच की दूरी की तुलना में गोले ए और बी का त्रिज्या नगण्य मान लिया जाए। मतलब त्रिज्या को नगण्य मानते हुए काम करना है, मैंने त्रिज्या का कोई इंक्लूड नहीं करना है। जो डिस्टेंस दिले है वही डिस्टेंस लेके हम लोग को आर पे काम करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग प्रतिकर्षण बल निकाले तो प्रतिकर्षण बल निकाले तो सबसे पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं। अब यहाँ से सबका वैल्यू रखते हैं, के का मान रख देते हैं 9 गुने 10⁻9। Q1 का मान कितना दिया हुआ है 6.5 गुने 10⁻⁷। चलिए Q2 का मान भी वही दिया हुआ है 6.5 गुने 10⁻⁷ बटा में r²। 50 सेंटीमीटर दिले हैं, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तब 50/100 यानी कि आ जाएगा 1/2। अब 1/2 का स्क्वायर किया जाए तो 1/4। अब इसको हल कर लिया जाए तो 4 तो ऊपर चला जाएगा, पॉइंट अगर हटाएं तो 10 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएं तो 10 आ जाएगा। चलिए तो अब F बराबर देखा जाए, ऊपर 9 चल गया तो 9 चौके 36, यानी कितना आ गया 65 गुने में 65। और फिर इसके बाद हो जाएगा कितना, ये 10 है यहाँ पे, एक 10 यहाँ पे है, 2 है तो इसको 2 को कैंसिल कर देगा तो अपने बच जाएगा कहेगो 7 को प्लस में 7 को माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, यानी बच जाएगा 10⁻⁷। इतना न्यूटन बल है। आप लोग इसको सभी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा F का मान उतना न्यूटन हो जाएगा आंसर। अब क्या कहता है सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट का आंसर हो गया, आप लोग गुना कर लीजिएगा 65 गुने 65 गुने 36 जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है क्या, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुना कर दिया जाए। अच्छा, आवेश का मान 2 गुना कर दिया जाए, मतलब आवेश जितना है ना अब एक 2 गुना कर दीजिए। तो 2 गुना करने का मतलब क्या है कि Q1 अगर माने हैं तो अब क्या कर दीजिए, अगला स्टेप में सेकेंड के लिए बी के लिए 2 गुना माने 2Q1, और यहाँ पे क्या कर दीजिए सेकेंड गोला पर 2Q2। और वो कह रहा है कि आवेश का मान 2 गुना कर दिया जाए, गोले के बीच का दूरी आधी कर दिया जाए, मतलब r है पहले तो अब कर दिया जाए आधा यानी कि r/2। तो कह रहा है कि कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, मैंने वही F का मान निकालना है। तो F का मान निकालना है तो यहाँ से F बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा K, और Q1 का काम अब कर जाएगा 2Q1 Q2 F' इसको मान लेते हैं, पहला वाला के F माने है तो सेकेंड वाला के F' और Q2 तो माने 2Q2 बटा में r² माने r/2 के होल स्क्वायर। एकरा अगर हल किया जाए तो 2 दूनी 4 और नीचे से 4 चला जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16 और K Q1 Q2 और बटा में r² और K Q1 Q2 बटा r² जो है ना F के बराबर है, यानी कि F' बराबर आ गया 16F। तो कह रहा है कि प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, तो 16 गुना लगेगा, यानी कि पहले जितना ही बल का मान आएगा ना F का मान निकालने पर वो आप लोग को करना क्या है कि 16, अब F का मान जो भी आ जाएगा आप लोग यहाँ पर रख लीजिएगा और 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही सेकेंड का आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन था, एक फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया ए का, इधर देख लीजिए, और यहाँ पे है बी का। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग का सॉल्यूशन हुआ, और इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12 तक बिल्कुल एकदम बना लेना है, रिवीजन कर लेना है, न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है कि एक न्यूमेरिकल एक बार 2 बार बना लेना है। जैसे ही इसको बना लीजिएगा NCERT का न्यूमेरिकल अदर प्रकाशन भी बनाइएगा तो बन जाएगा।
तो आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से। आप लोग इसको देख लीजिए और बना लीजिए। सभी को गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक इतना टाइम देने के लिए इम्पोर्टेंट